जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट में हम अभ्यास करेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्या क्या प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों। पहले प्रश्न में कहा गया, टाइगर स्टेट के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है। दोस्तों, टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है। ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर जो मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, इसीलिए भारत के मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ना कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। दूसरा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बहुत आता है आपके एग्जाम में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। पेंच बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, पेंच टाइगर रिजर्व, तो ये भी आप याद रखना। पन्ना बहुत आता है आपके एग्जाम में, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पेंच हो गया, पन्ना हो गया। एक दुर्गावती टाइगर रिजर्व और बना था अभी यहाँ पे, राता पानी काफ़ी आता है एग्जाम में, राता पानी टाइगर रिजर्व। तो ये भी टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मेनली आपसे ये कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना ये काफ़ी आते हैं एग्जाम में, आप इनको नोट कर लेना। और ये सारे ही जो टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। और हर साल 29 जुलाई को ना हम टाइगर डे भी मनाते हैं, विश्व बाघ दिवस। ये टाइगर डे कब होता है, तो 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। दोस्तों, मैं बात करूं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के ना दो डांस बड़े फेमस हैं। एक होता है आपका मांझ, ये मालवा क्षेत्र में होता है मध्य प्रदेश के मांझ। और दूसरा दोस्तों एक डांस है यहाँ का मटकी। तो मांझ और मटकी कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो वो है आपके मध्य प्रदेश के। जवारा और याद रखिएगा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है जवारा। राई और याद रखना, राई भी एक फसल नृत्य है, तो ये भी आप याद रखें। तो मांझ, मटकी, जवारा और राई ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं। सही जवाब क्या होगा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले से निकलती है, जहाँ कहाँ से, अमरकंटक से। तो अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का, और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। प्रश्न में पूछा गया था टाइगर स्टेट, आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा गया है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों, डेल्टा जो है ना वो नदी के द्वारा बनने वाली एक भौगोलिक आकृति होती है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सुंदरबन डेल्टा ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, और ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि लिखा गया है ऑप्शन में मिसिसिपी, मिसिसिपी डेल्टा जो है ना ये पक्षी के पंजे के आकार का होता है। तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा ये कौन सी नदी बनाती है, जवाब होगा मिसिसिपी नदी बनाती है आकार का डेल्टा। तो ये भी आपसे पूछ लेता है, तो मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा बनता है वो पक्षी के पंजे के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है जिसको 6 नदियों के डेल्टा का उपहार कहा जाता है। तो भारत में ना उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 6 नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है कि 6 नदियों के डेल्टा का उपहार किसको कहा गया, उड़ीसा को कहा जाता है। हमसे पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, हम बात करें उगते सूर्य की भूमि किसको कहा गया, आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जापान। और जापान का ना एक नाम और भी निप्पॉन,
निप्पॉन का मतलब भी क्या होता है, उगते सूर्य की भूमि। जापान की जो मुद्रा है उसको येन कहा जाता है और जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना। और यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जापान की ना एक खुफिया एजेंसी भी है जिसका नाम है नाइचो। तो कभी आपके पुलिस जैसे एग्जाम में पूछे कि नाइचो किस देश की खुफिया एजेंसी है, तो जापान की खुफिया एजेंसी है नाइचो। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। ये भी आपसे पूछ लेता है। और ये होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसको कहा गया, नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, नॉर्वे की राजधानी क्या है, वो है ओस्लो। और ओस्लो में ना शांति का नोबेल मिलता है हर साल, शांति का नोबेल। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी आपको याद रखना है, शांति का नोबेल ओस्लो में। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में घास के मैदान होते हैं कंटेबरी। तो कभी क्वेश्चन आए कि कंटेबरी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, तो न्यूजीलैंड में मिलते हैं। ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, कंटेबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नरोपा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों नरोपा कहाँ का त्योहार है, आपके ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, भूटान या तिब्बत। सही जवाब क्या होगा, लद्दाख का त्योहार है नरोपा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे लद्दाख का कुंभ भी कहा जाता है, लद्दाख का कुंभ। दोस्तों लद्दाख में ना 2-3 फेस्टिवल और आपके एग्जाम में पूछता है। कि लोसर, लोसर नववर्ष होता है लद्दाख का। तो ये भी आप याद रखना, लद्दाख की नववर्ष को क्या बोलते हैं, लोसर। और ये 15 दिन तक होता है। हेमिस उत्सव बहुत आता है लद्दाख का एग्जाम में। गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में हेमिस उत्सव मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखना। एक त्यौहार और आता है, वो है आपका स्पितु गस्टर, स्पितुक गस्टर। तो ये भी लद्दाख का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और मेनली आपको हेमिस उत्सव जरूर याद रखना है। गुरु पद्म संभव की जयंती होती है हेमिस उत्सव, और ये लद्दाख का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों लद्दाख का एक मैं फेमस डांस आपको बताता हूँ, सेंडोल। तो सेंडोल, सेंडोल कहाँ का डांस है, तो लद्दाख का डांस है। और लद्दाख में ना एक डांस होता है चाम, चाम नृत्य है, ये लद्दाख में होता है। ठीक है दोस्तों, तो नरोपा लद्दाख का त्यौहार है, ये भी आप याद रखिएगा। लद्दाख के बारे में बता दूं दोस्तों, लद्दाख के ऊपर जो है वो आपका काराकोरम रेंज है और नीचे आपका जांस्कर श्रेणी है। तो लद्दाख काराकोरम और जांस्कर के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए। और लद्दाख की जीवन रेखा सिंधु नदी को कहा जाता है, सिंधु नदी। और मैं आपको ये भी बता दूं, लद्दाख में ना एक वैली है, नुब्रा वैली। और नुब्रा घाटी 2 कुबड़ वाले ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में 2 कुबड़ का ऊँट नुब्रा घाटी में मिलता है। और नुब्रा घाटी में नुब्रा नदी बहती है। और नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी। तो ये भी आपको याद रखना है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, नरोपा उत्सव लद्दाख का त्यौहार है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो बिल्डिंग है, मुख्यालय, वो हैग में है, द नीदरलैंड द हैग। क्लियर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या होती है आपकी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, उनका कार्यकाल 9 साल का होता है, 9 साल। और मैं आपको बता दूं, भारत में ना डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, हमसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया वियना। वियना में 2 मुख्यालय आप याद रखना कौन कौन से। एक ओपेक का मुख्यालय आपसे पूछता है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, इसका मुख्यालय आपका वियना में है। दूसरा आप याद रखिएगा दोस्तों, एक मुख्यालय और है यहाँ पे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका मुख्यालय भी वियना में है। और CTBT का मुख्यालय, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, CTBT होती है, और इसका मुख्यालय भी वियना में है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जिनेवा। जिनेवा में WHO का मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सब का मुख्यालय कहाँ पर है, वो जिनेवा में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय है, UNO। हमसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वो हैग शहर में है। जितने भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ाएंगे सब नोट कीजिएगा, और ये बार बार मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। क्या कहा गया,
वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है? सही जवाब क्या होगा आपका? 78% होती है। ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही जवाब 78%। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन आए कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन चिप्स के पैकेटों में भरी जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत में भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत में जितने भी सशस्त्र बल हैं उनमें जो सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, भारत का राष्ट्रपति। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, ये संसद का एक अभिन्न हिस्सा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्लियर दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं तो थल सेना दिवस कब होता है? हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस होता है। और वायुसेना दिवस कब होता है? तो वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कब होता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। अगला प्रश्न क्या कहा गया? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों हमको बताना है रक्त का थक्का जमाने में सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, विटामिन के जो होता है ना, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। देखो विटामिन के क्या काम करता है कि हमारे लीवर में ना एक प्रोटीन होता है जिसका नाम प्रोथ्रोम्बिन। ये ये जो है ना एक तरीके से निर्जीव पड़ा रहता है। तो विटामिन के इसको एक्टिव कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को। और प्रोथ्रोम्बिन हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है उसके साथ कैल्शियम बॉन्डिंग होती है। तो कैल्शियम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और उसके ऊपर क्या बना लेता है? एक कोटिंग कर देता है फाइब्रिन प्रोटीन की। फाइब्रिन प्रोटीन की बॉन्डिंग कर देता है और इस प्रकार हमारे रक्त का थक्का जम जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी धातु मतलब सहायक होती है? तो कैल्शियम। और कौन सा प्रोटीन? तो वो है आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन। ये दो प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। और इनको काम कौन करवाता है? वो विटामिन के करवाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा विटामिन है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, ये विटामिन हमारी बॉडी में संचित नहीं होता। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, हमको इसको खाने से लेना पड़ता है। ठीक है, और ये केवल प्लांट फूड से हमें मिलता है। और मैं आपको बता दूं मिल्क में ना, दूध में विटामिन सी नहीं होता। दूध में विटामिन सी नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सब्जियों को धोते हैं, सब्जियों को काटते हैं, तो कौन सा विटामिन मतलब सबसे जल्दी नष्ट होता है? सब्जियों को धोने से, काटने से या उनको गर्म करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ये भी आप याद रखना। आपकी जो मसूड़ें हैं उसमें सूजन आने लगती है, उनसे खून आने लगता है, बदबू आती है। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आए कि मानव का जो रक्त है वो क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। ठीक है, रक्त को टिश्यू माना गया है, कनेक्टिव टिश्यू। और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये भी आप याद रखना। तो रक्त का थक्का विटामिन के जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ भारत के क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन आया, अभी हाल ही में ना एक किताब लिखी गई थी, द बन, ये किसकी आत्मकथा है? तो शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है द बन। तो ये भी आपको याद रखना है, द बन शिखर धवन। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक किताब और लिखी गई थी, आई हैव द स्ट्रीट। तो आई हैव द स्ट्रीट ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आर अश्विन की आत्मकथा है। आर अश्विन भारत के महान गेंदबाज हैं, आर अश्विन क्रिकेटर हैं। तो इनकी आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट। तो हमसे पूछा गया था टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ऑप्शन बी युवराज सिंह की है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, नेपाल और तिब्बत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं,
सबसे पहली बार कौन व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था? 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी के द्वारा सबसे पहली बार एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। ठीक है दोस्तों, और एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, भारत का विभाजन जो हुआ ना पाकिस्तान और भारत के रूप में, वो किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत का विभाजन करने की जो योजना बनाई थी वो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी, जिसका नाम है 3 जून का प्लान। तो 3 जून योजना ये किसकी देन है? लॉर्ड माउंटबेटन की। और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी एग्जाम में कि 3 जून का प्लान किसकी देन है? लॉर्ड माउंटबेटन की देन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर लगता है? दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर ये लगता है गुवाहाटी में। और कौन से वो है मेला, वो है अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर में है। तो ये असम की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, असम की। ऐसा कहा जाता है कि देवी कामाख्या का जो रजो धर्म की प्रक्रिया है उसके दौरान ये मेला लगता है, और संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं यहाँ पे जो है व्रत रखती हैं। तो ये असम का एक मंदिर है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है पूर्वोत्तर भारत में। अम्बुबाची मेला यहाँ लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि असम के मुझे 2 डांस बता दो तो आप बताइएगा। तवल चोंगली असम का एक डांस है, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। बुगुरुम्बा बहुत आता है आपके एग्जाम में, बुगुरुम्बा, तो ये भी आप याद रखें, बुगुरुम्बा। उसके बाद में बिहू बहुत आता है आपके एग्जाम में, बिहू, है ना। कली गोपाल, खेल गोपाल, तो ये भी असम के ही डांस हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया त्रिपुरा। त्रिपुरा का एक डांस याद रखिएगा, होजागिरी। होजागिरी डांस कहाँ का? त्रिपुरा का। मणिपुर का आप याद रखें, लाई हरोबा और चोलोम। तो चोलोम कहाँ का डांस है? मणिपुर का। ये भी आप याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था कामाख्या देवी मंदिर, ये असम के गुवाहाटी में है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, लीवर। लीवर जो होता है ये पित्त रस को बनाता है और पित्त रस वसा को पचाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्लियर, याद रखें। अगला प्रश्न, अच्छा दोस्तों, अगर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाए, आयोडीन अगर आप कम खाएंगे तो इसमें सूजन आ जाएगी, तो थायराइड ग्रंथि इसमें कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर। अगला प्रश्न, तवांग मठ जो भारत का सबसे बड़ा मठ है, ये कहाँ पर है? दोस्तों, तवांग मठ जो है ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कांगटो। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ पे? तो गोरीचेन। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गोरीचेन, तो ये जरूर याद रखना। और पहली है आपकी कांगटो। और मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क भी है, नामदफा नेशनल पार्क। तो नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, ऑप्शन सी बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, तो बताइएगा मिल्की वे या इसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। तो भारत का या दुनिया का जो यह हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी आकाशगंगा का हिस्सा है? तो दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, तो पार्थिव ग्रह जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है। एक होते हैं हमारे जोबियन प्लैनेट। तो जोबियन प्लैनेट कौन से हैं? वो है आपके बृहस्पति हो गया, बृहस्पति के बाद में शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया।
अरुण और वरुण, इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट कौन से हैं। तो टेरेस्ट्रियल होते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और जोवियन प्लैनेट होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, आंसर होगा ऑप्शन बुध, सी आपका आंसर सही है। दोस्तों बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बुध और शुक्र। क्लियर दोस्तों, याद रखें। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कथक। कथक की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर आपसे पूछे कथक की रानी किसको कहा गया है, कथक की रानी किसको कहा जाता है? तो सितारा देवी को कथक की रानी कहा गया है। सितारा देवी कथक क्वीन कहलाती हैं। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ लेता है। उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है कथक, और इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों हमें बताना है कि नाथुला दर्रा आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम या उत्तराखंड। तो नाथुला दर्रा दोस्तों ये सिक्किम में है, सिक्किम में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सिक्किम। क्लियर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं हम? तो वो है आपका तीस्ता नदी, और सिक्किम में एक नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। सिक्किम का नया साल लूसूंग कहलाता है, लूसूंग, ये भी आपको याद रखना। लूसूंग कहाँ का नंबर है? सिक्किम का। और मैं आपको बता दूं, सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा, लाल पांडा ये सिक्किम का राजकीय पशु है, ये भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था, 1975। क्लियर, याद रखिएगा। तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को होता है? तो विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 8 सितंबर। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारत में पहली लोकसभा जो गठित हुई, पहली लोकसभा ये कब गठित हुई थी? तो सही जवाब क्या होगा? पहली लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952। और पहला सत्र कब हुआ था? तो 13 मई 1952 में, 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का सत्र आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि लोकसभा का जनक किसको कहा गया है? तो आप याद रखें, लोकसभा का जनक कहा गया जीबी मावलंकर को, जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेवन मावलंकर। और ये भारत की जो पहली लोकसभा बनी थी उसके अध्यक्ष थे। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे एम.ए. आयंगर। तो भारत की जो पहली लोकसभा बनी उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर और पहले उपाध्यक्ष एम.ए. आयंगर थे। ये भी आप याद रखिएगा। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो दोस्तों भारत सरकार को राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए एक पद है जिसका नाम है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार इसको नहीं दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, महान्यायवादी का पद हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको लिया है, ब्रिटेन के संविधान से महान्यायवादी का पद लिया गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया था वो इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को अपनाया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, और इसका मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। पीसी महालनोबिस वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इस पंचवर्षीय योजना में हमने भारी उद्योगों की स्थापना की थी। तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों क्वेश्चन कभी आए कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है?
तो सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विश्वव्यापी महान मंदी कब आई थी? तो महान मंदी आई थी 1929 में। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, बस इतना याद रखें कि पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर किसने लिखी है? सही जवाब होगा लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस टिनी ढिल्लों ने। ऑप्शन बी ए आपका सही जवाब है, ऑपरेशन सिंदूर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. टिनी ढिल्लों के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस शहर में है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। ठीक है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। और मैं आपको बता दूं, हैदराबाद को जब भारतीय संघ में शामिल किया गया था तो जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद से। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, सन 1782 ईस्वी में किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? दोस्तों आज के टाइम जो हम भारत का मानचित्र देखते हैं ना, कुछ इस तरह का आपको दिखता है, कुछ इस तरह से। तो ये जो मानचित्र भारत का बनाया था, किसने बनाया था? तो ये बनाया था जेम्स रेनेल ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जेम्स रेनेल। और जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का जनक माना जाता है। तो भारत का जो मानचित्र बनाया गया सबसे पहला, वो किसने बनाया था? जेम्स रेनेल ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विश्व बास्केटबॉल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों बास्केटबॉल, ये इसके बारे में अगर पूछे तो सही जवाब होगा 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं बास्केटबॉल के जनक कौन है? जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ इसके आविष्कारक हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। और बास्केटबॉल दिवस कब होता है? 21 दिसंबर को होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस के मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।